Welcome to The Journey. This is Shaina NC, and today we have a youth parliamentarian who has the great legacy behind him of a father who was in public life. He chose the life of politics and represents a very difficult constituency in New Delhi called West Delhi. Welcome to Parvesh Singh Verma. Namaskar. Namaskar. स्वागत है आपका and a lot has been said about you and the legacy you come from. In a party like Bharatiya Janata Party, which normally does not propose children of parliamentarians or children of leaders or children of chief ministers, how easy or tough has this journey been for you? मैं शुरू से ही मेरे जब अपना पिताजी थे दिल्ली के अपना सीएम रहे and he was labor minister also in वाजपेयी जी's government. Yes. तो मैं उसी समय से मेरी अपनी एनजीओ थी और मैं बहुत ही अपना सोशल लाइफ में बहुत अपना बिजी रहता था. तो मेरे को कुछ ना कुछ अपना सोशली काम करने का बड़ा शौक था और फिर मैंने अपना बीजेपी यूथ में अपना ज्वाइन किया. तो मेरे फादर नहीं चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ. तो वो हमेशा बोलते थे कि एक अपना परिवार से एक व्यक्ति बहुत है, तो किसी और को पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत नहीं है. और मैंने कोई एक्टिव पॉलिटिक्स मेरी इच्छा रहती थी कि मैं अपना इलेक्शन लड़ूं. तो मगर वो हमेशा उसको बहुत अपना प्रमोट नहीं करते थे. तो फिर अपना फादर की डेथ के बाद में 2007 में उनका देहांत हुआ. तो उसके बाद में फिर मैंने एक अपना कार्यकर्ता की तरह ही, क्योंकि वो अपना 2007 में देहांत हुआ और मैं पहला इलेक्शन लड़ा 2013 में, तो मैं एक अपना नॉर्मल साधारण कार्यकर्ता की तरह ही मैंने ग्राउंड पे काम किया. तो हमारी पार्टी में ये रहता है कि किसी अपना परिवार की वजह से कोई उसको स्पेशल अपना कंसिडरेशन नहीं मिलता है. साहिब सिंह वर्मा की जब बात करते हैं तो छवि इतनी साफ सुथरी थी. As a Chief Minister of Delhi, people remember him for his warmth, his connectivity with public, where he used to literally go out and hug his constituents. That kind of one-on-one relationship which one has with their electorate, that pays off tremendously. But as a Member of Parliament in a constituency like West Delhi, which is so large, how do you make sure you reach out to every single voter? बहुत मुश्किल काम है शाइना जी की, और मैं समझता हूँ मेरे लिए नहीं एज ए पार्लियामेंट, बल्कि और भी जितने हमारे अपना सांसद हैं देश में, सभी के लिए बहुत मुश्किल है कि वो 20 लाख वोटर से हर साल मिलें. और सभी वोटर्स की इच्छा रहती है कि वो उनसे साल में 2 महीने में 3 महीने में तो एक बार शक्ल वो देखना चाहते हैं एमपी की. मेरा हमेशा कंपेयर किया जाता है फादर से. हाँ. That becomes difficult. कभी कभार जब पिताजी के साथ वो तुलना होता है, that is an advantage and a disadvantage. एक दिन मैं सुबह से रात तक मेरे बहुत सारे कार्यक्रम थे, तो मैं सुबह से मैंने कुछ अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था, लंच भी नहीं किया हुआ था. तो शाम को मैं एक अपना शादी में गया, तो वहाँ पे मैं जैसे ही गया तो मुझे भूख लग रही थी. मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मैं गया तो मैंने प्लेट उठा लिया. तो प्लेट में कुछ मैं डालने लगा तो इतनी देर में 2 आदमी पीछे से आए. उन्होंने कहा, अरे अगर आज वो होते वर्मा जी, पहले वो सबसे मिलते, उसके बाद में वो खाना लेते, तुम तो सीधे ही खाने में टूट पड़े. तो मैंने वही प्लेट छोड़ दी. तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ. उसके बाद में खाना खाने का मन भी नहीं किया. तो लोगों ने उनके बाद में मैं अपना कैसे चलता हूँ, कैसे बोलता हूँ, कैसे खाता हूँ, क्या कपड़े पहनता हूँ, कैसे रहता हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा कंपेयर करते थे. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उनके जैसा तो मैं कभी नहीं बन सकता हूँ. तो वो अपना किस तरीके से, क्या उनकी सोच थी, वो बिल्कुल ही एक बहुत ही साधारण से परिवार से आगे बढ़कर और यहाँ तक पहुँचे थे. मगर मुझे तो बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में मिली है अपना परिवार की वजह से. बट आर दीज कंपैरिजंस फेयर? ये जैसे तुलना करते हैं कि इनके पिताजी तो ऐसे थे, ये ऐसे हैं, ये तुलना से आपको लगता है कि राजनीति में आज ज्यादा कठिन माहौल है आपके लिए? अभी क्या होता है कि धीरे धीरे जब हम अपना समय बिताते हैं इसमें, तो अपना एक्सपीरियंस इतने हो जाते हैं लाइफ के, तो वो सारी चीज़ें अपने आप ही अपना स्वभाव में आ जाती हैं. अब
हमारी वर्किंग में आ जाती हैं। तो अभी मेरे को लगता है कि शायद मैं लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतर रहा हूँ। अभी मेरे को सुनने में नहीं मिलता है, पहले सुनने में बहुत मिलता था कि अभी आपके काम के वजह से लोग मैं कभी ट्राउजर पहन लेता था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो लोग बोलते थे अरे साहब तो नहीं पहनते थे ट्राउजर और पैंट, तो फिर मैं नहीं पहनता हूँ। तो अभी बहुत सारी शिकायतें नहीं मिलती, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। लेकिन ये पहनाव दिखावा ज्यादा महत्वपूर्ण है या आपका काम? और एज अ यंग पार्लियामेंटेरियन, व्हाट आर द इश्यूज दैट यू हैव रेज्ड इन पार्लियामेंट व्हिच यू थिंक यू वुड लाइक टू हाईलाइट हियर ऑन द जर्नी? मेरी जो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें अपना गांव भी है, उसमें अनऑथराइज कॉलोनीज भी हैं, उसमें अर्बन एरियाज भी हैं, और ऐसा कोई अपना देश का डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जिसके लोग वहाँ पर नहीं रहते हुए। तो बहुत सारे इश्यूज थे हमारे। अब क्योंकि एक अपना दिल्ली में क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट एक अलग है, और जितने भी लोगों के इश्यूज होते हैं तो वो अपना 70% जो इश्यूज हैं दे आर अपना कनेक्टेड टू दिल्ली गवर्नमेंट। तो 20% इश्यूज जो हैं वो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड हैं, जो 10% इश्यूज हैं वो एमसीडी से कनेक्टेड हैं। तो ज़्यादातर इश्यूज वो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से कनेक्टेड हैं तो हम उन सब पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी यहाँ पे हमारी पार्टी की सरकार नहीं है। तो उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे, हमने अपना नजफगढ़ में हॉस्पिटल बनाया, हमारा द्वारका में कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, 4 महीने स्टेडियम बनवाए, एक हमने तिलक नगर में हॉस्पिटल बनाया। आपने स्पोर्ट्स पे बहुत फोकस दिया है हमारे क्योंकि हमारे वहाँ के जो गांव के लोग हैं, और दिल्ली में ही एक ऐसा वो है कि बहुत सारी जमीन तो बची नहीं है, पूरा दिल्ली एक जो अपना अर्बनाइज हो गया है। तो अब यहाँ पे गांव में भी जमीन नहीं बची, तो अभी जितने ज्यादा स्टेडियम अभी आज बन जाएंगे तो अपना 20 साल के बाद तो नहीं बन पाएंगे जी। तो मैंने अपने क्षेत्र में 4 स्टेडियम मेरे नए बने हैं, जो अपना डीडीए से भी बने हैं, एमसीडी से भी बने हैं। परवेश जी, आप एक यंग पार्लियामेंटेरियन हैं, और जब एक फार्म लॉज पारित होता है, when they are come into force in parliament, sometimes the messaging goes wrong, and that's why the farmers agitated. The honorable prime minister did repeal those laws. Do you think the farmers have understood what the farm laws are, and what is it that needs to be communicated? किसानों ने इन लॉज को समझा नहीं, अगर वो समझते तो वो इसका विरोध नहीं करते, वो उन्हीं के हित के लिए कानून आए थे। और मैं समझता हूँ कि अपना प्रधानमंत्री जी द्वारा कई बार उनको समझाने की कोशिश की गई, पार्लियामेंट में उन्होंने अपना स्पीच में समझाया। जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे अपना बॉर्डर्स के ऊपर में दिल्ली को जाम करके, उनको भी ये बात पता थी कि ये हमारे लिए है, मगर उन लोगों को वहाँ पर भड़का कर बिठाया हुआ था। आप एक किसान के परिवार से आते हैं, क्या आपने कोशिश की किसानों को ये समझाना कि ये 3 लॉज है? देखिए, अच्छी बात ये है कि दिल्ली का एक भी किसान वहाँ पर नहीं बैठा। दिल्ली के किसान तो अगर ये फार्मर्स के अगेंस्ट में होते, क्योंकि ये तीनों कानून तो पूरे देश के लिए बने थे, केवल पंजाब के लिए नहीं बने थे। अगर ये उनके जो है अपना हित में नहीं होते तो वो पूरे देश का किसान ये विरोध कर रहा होता। केवल पंजाब का थोड़ा बहुत किसान वहां पर आके बैठ गया, वहां पे हरियाणा के किसानों ने विरोध नहीं किया, दिल्ली के किसानों ने नहीं किया, राजस्थान के। तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने वहां जाकर बैठकर उनको, क्योंकि उनको मोदी जी के सरकार के खिलाफ में एक कोई अपना प्रोपेगेंडा बिल्ड करना था, और वो उसमें कामयाब हुए। मगर 1 साल तक मैं समझता हूँ अपना प्रधानमंत्री जी ने भी उसको वापस इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको दिल से ये मालूम था कि मैं उनके बहुत ही बेहतरी के लिए काम कर रहा हूँ, शायद ये एक दिन समझ जाएंगे। अब उनको नहीं समझना था तो उन्होंने फिर अपना वापस ले लिया। एज अ यंग पार्लियामेंटेरियन, डू यू थिंक यूथ आर इंटरेस्टेड इन पब्लिक लाइफ? बहुत कम युवा हैं जो आते हैं राजनीति में। जब माता पिता भविष्य की बात करते हैं तो दे वांट देयर चिल्ड्रन टू बी लॉयर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, पायलट्स, एनीथिंग बट अ पॉलिटिशियन। हाउ कैन वी चेंज दैट? मैं जब मेरे क्षेत्र में जाता हूं और मैं उनसे पूछता हूं बच्चों से कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आपने ठीक कहा, मगर ये चेंज आया है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं, एक बोलते हैं कि मैं अपना डॉक्टर, एक बोलते हैं मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मगर जब मैं ये पूछता हूँ कि मोदी जी कौन कौन बनना चाहता है, तो सभी हाथ खड़ा कर देते हैं। Because he is a great role model. तो इसलिए मोदी जी के पहले और मोदी जी के बाद में काफी चेंज आया है। तो मोदी जी के बाद में आने से सब में एक ये आया है कि हमें मोदी जी जैसा बनना है। अब वो शायद उसके बाद भी उनको लगता है हमें पॉलिटिशियन नहीं बनना, मगर हमें मोदी जी जैसा बनना है। तो मोदी जी को वो कोई नेता नहीं समझते, मोदी जी को वो एक अच्छा समाज में एक There is a lot of difference between a politician and a statesman.
it would be only correct to say that our Honorable Prime Minister is a statesman because he walks the talk, believes in transparency, accountability, hard work, corruption-free India. All of these are great virtues. But does the younger generation of politicians like yourselves who are in Parliament follow the same model? देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री जी से बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं तो उनसे जब भी मिला हूँ, वो अपना एक तो मेरे रोल मॉडल मेरे पिताजी हैं और फिर उसके बाद में मैं प्रधानमंत्री जी को मानता हूँ। मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ और मैं उनसे सबसे बड़ी बात सीखा कि आदमी इतना पोस्ट पे भी चला जाए, उसके बाद में भी वो इतना हम्बल रहते हैं, इतने ग्राउंडेड रहते हैं, इतने हार्ड वर्किंग, और कोई हॉलिडे नहीं, लगातार काम करते जाओ। मैंने आज तक किसी को बताया नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं मेरे परिवार को लेकर अपना प्रधानमंत्री जी से मैंने समय लिया कि मेरी बेटी मिलना चाहती है, तो उन्होंने समय दिया। तो जब हम अंदर घुसे तो वो एक प्लेट लेके खड़े होकर, उसमें चॉकलेट थी और वो खुद खड़े हो गए और वो लेके खड़े हुए थे गेट के ऊपर। मैंने कहा, सर आप ये प्लेट मुझे दे दीजिए, आप क्यों लेके खड़े? नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे घर आए हो, मैं तुम्हारे घर नहीं आया। तो वो प्लेट लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे खड़े होकर चॉकलेट दे रहे हैं। तो मैंने बाद में मेरी बेटी को कार में बोला कि बेटा कमाल हो गया, मैं तो इतना विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक। तो उन्होंने कहा, पापा इससे एक बात हमें सीखने को ये मिली है कि आप जितना मर्जी ऊंचे चले जाएं, मगर आपको हमेशा हम्बल रहना चाहिए। तो उन्होंने, अगर मेरे तीनों बच्चों ने ये बात सीख ली तो उनके पूरे जीवन में काम आएगी, हमारे काम आएगी। तो उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। Which are the programs which have percolated down to the poorest of poor? We talk a lot about the vibrancy of India's democracy, but that is also goes hand in hand with the government and the government's policies. So which are the policies that you think have impacted lives? बहुत सारी पॉलिसी हैं, बहुत, मतलब एक नहीं है, इतनी पॉलिसी हैं कि आज एक गरीब आदमी को घर मिल रहा है, एक अपना गरीब महिला को उसको गैस का कनेक्शन मिल रहा है, एक गरीब आदमी को इंश्योरेंस मिल रही है। इतनी सैकड़ों योजनाएं हैं और देश में जो आज सबके दिमाग में एक अपना सफाई अभियान, वो कोई पॉलिसी नहीं है, कोई योजना नहीं है, मगर वो अपना प्रधानमंत्री जी वो एक अवेयरनेस कैंपेन है जो शायद हर जगह चले, मगर आज से पहले किसी ने उसके बारे में सोचा नहीं। लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने जब अपना पहला भाषण दिया, उससे पहले हम अपना मनमोहन सिंह जी का भाषण सुनते थे, समझ नहीं आता था क्या बोल के गए। प्रधानमंत्री जी ने पहले भाषण में बोला सफाई करनी है। अब उन्होंने ये इसलिए बोला कि वो चाहते थे कि देश की इमेज जो पूरे वर्ल्ड में है उसको चेंज करना है। लोग आते हैं और वो यहाँ की गंदगी देखकर जाते हैं, तो पहले उसको चेंज करना है। तो वो उसको चेंज करने में कामयाब हुए। आज जो हमारी नई जनरेशन है, उनके दिमाग में ये बात आ चुकी है कि हमें देश को साफ रखना है, सुंदर रखना है। तो जैसे एक मैं समझता हूँ महिला, वो अपने परिवार को क्या है, कैसे है, पूरा अपना सुंदर रखती है, घर को चलाती है। मोदी जी ने उसकी स्वच्छता से लेकर, उसको चलाने से लेकर पूरे देश को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारी योजनाएं हैं। एक तरफ है संस्कृति सभ्यता, which is inherent to India, which is our cultural ethos, our, the kind of traditions we have. And on the other hand, there is a fast-paced development in infrastructure. In this atmosphere, do you think there is any space for divisive politics? Do you think there's any space for caste, creed, जैसे धर्म के आधार पे जो राजनीति होती थी, जहां लोग वोट करते थे मजहब के आधार पे या अपने सोच विचार को एक तरफ अलग रखते हुए? आज़ादी से पहले भी हमारे देश में जो अपना मुगल्स ने राज किया, वो इसीलिए राज किया कि हम सबको धर्म में बांट दिया। अंग्रेजों ने राज किया, उन्होंने हिंदू मुस्लिम ये सब कर दिया। कांग्रेस ने राज किया, उसने हमारे देश को धर्मों में बांट दिया। पहली बार एक अपना सरकार ऐसी आई है जो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, जो अगर एक गरीब आदमी के लिए घर दे रही है, हिंदू को दे रही है तो मुस्लिम को भी दे रही है। अगर गैस का कनेक्शन हिंदू को दे रही है तो मुस्लिम को भी दे रही है। तो जितना काम एक धर्म के लिए, उतना ही काम हर धर्म के लिए, ऐसा इस हमारी सरकार में हो रहा है। तो उसके बाद भी आज भी कांग्रेस ये चाहती है कि किसी तरीके से हम अपना मोदी जी को हटाएं
और कोई ना कोई ऐसा अपना वो तो होने वाला कोई नहीं ऐसा है। कॉन्स्पिरेसी करते रहें कि अभी भी देश को हिंदू और अपना मुस्लिम में बांट दें या सारे धर्मों में But बांट दें। मुस्लिम महिलाओं ने भी इसी- तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। मैंने देखा दिल्ली में भी इलेक्शन में ये जो अपना ट्रिपल तलाक हुआ, अभी ट्रिपल तलाक का दर्द किसने समझा? ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने समझा कि एक महिला को 3 बार तलाक बोल के उसको घर से निकाल देना, तो ये और किसी ने नहीं समझा। तो अगर हम उनके दर्द को समझ रहे हैं, हम उनके लिए सारी स्कीम में उनका इक्वली पार्टिसिपेशन रख रहे हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ही सोच रहे हैं। परवेश जी, आपकी निजी जिंदगी के बारे में अभी बात करते हैं। जब आप राजनीति नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर योर हॉबीज? देखिए, मैं वैसे तो फुल टाइम पॉलिटिक्स करता हूँ, मेरे पास में कोई काम करने के लिए नहीं है। मेरा छोटा भाई है और जो अपना बिजनेस संभाल लेता है, तो मेरा सुबह से शाम तक अपना, और मैं समझता हूँ कि जो भी आदमी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कुछ और कर भी नहीं सकते हैं। अगर वो कुछ और करेंगे तो वो अनजस्टिस कर रहे हैं, ना तो वो वाला काम कर पाएंगे ना वो अपना ये काम कर पाएंगे। तो अगर आपको कुछ करना है तो आपको फुल टाइम करना है। और मैं उसके अलावा, मेरे को स्पोर्ट्स का बहुत शौक है और मैं सारे स्पोर्ट्स खेल लेता हूँ। सुबह मेरे को शौक है 2 घंटा मैं अपना रनिंग करूँ, एक्सरसाइज करूँ, योगा करूँ। इसके अलावा मुझे कोई शौक नहीं है। So sports is the reason why there are 4 stadiums in your constituency. मेरा जो छोटा भाई है वो भी रणजी ट्रॉफी प्लेयर रहा है। मेरे फादर को स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, वो भी कोई ना कोई कबड्डी खेलते थे। एक बार वो एक अपना स्विमिंग पूल का उद्घाटन करने गए और वहीं कपड़े उतार के एज ए चीफ मिनिस्टर उसमें कूद गए। तो स्पोर्ट्स का है। और मैं समझता हूँ, और मैं अपना योगा टीचर भी हूँ, अरे तो वाह। अपना कोविड में मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को योगा कराया है। अच्छा। तो मैं फुल टाइम, मेरे बहुत सारे एपिसोड्स हैं, मेरे बहुत सारे, जैसे आपका ये एपिसोड बन रहा है, मेरे भी योगा के क्लासेस में लेता हूँ। You're following the footsteps of the तो honorable अभी जब Prime मैं आ रहा था Minister. आपके स्टूडियो में, बाहर वाले रूम में मैं बैठा था, तो वो मेरे लिए नमकीन बिस्कुट सब लोग ले आए, तो मैंने उनको बहुत ज्यादा एक अच्छा लेक्चर दे दिया। तो मेरे को लगता है आज के बाद में वो ये सब नहीं खाएंगे। तो यू आर इनटू फिटनेस एज वेल। फिट इंडिया एक मूवमेंट है जिसके बारे में काफी चर्चा हुई है, एंड लाइकवाइज खेल इंडिया खेल। हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद, वो एक तो उनमें खूबी है कि वो जो बोलते हैं वो पहले खुद करते हैं। आते हुए दिन में क्या आपको लगता है कि महिलाओं को ज्यादा जगह मिलना चाहिए राजनीति में, स्पेशली बिकॉज एज अ यंग पार्लियामेंटेरियन डू यू फील बैड दैट देयर इज ओनली 11 to 14% women parliamentarians along with you? मैं तो चाहता हूँ आप भी आए पार्लियामेंट। थैंक यू। तो मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, मगर But why don't men give space to women in politics? Why don't men propose 33% reservation? मेरी वाइफ तो रोज बोलती है कि आप छोड़ दो, मैं लड़ लेती हूँ। अच्छा। तो अब मैं, तो मिलना चाहिए, देना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है कि आप, कोई है ही नहीं उस अपना, कोई अपना महिला, हमें फिर एक अपना विनेबिलिटी देखती है हर पार्टी की, कौन जीत सकता है इलेक्शन। महिला भी तो जीत सकती है। महिला भी जीत सकती है, तो उसमें अगर कोई अपना महिला काम नहीं कर रही है तो उनको स्पेस देना चाहिए, पार्टी में स्पेस देना चाहिए। और उनको मैं तो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि अपना वुमेन ज्यादा से ज्यादा आए। Parvesh ji, tell me about any experience in your life. It could be a poem, it could be a quote, it could be a thought process which has helped you and guided you through this political journey of yours. मेरे फादर जो मुझे सब कुछ अपना समझा के गए, वो ही मेरे ध्यान में ही रहते हैं। तो वो मुझे बोलते थे कि एक तो आदमी में अपना पेशेंस होनी चाहिए जी। तो हमेशा अपनी पेशेंस को कभी लूज मत करो और बस अपना काम करते रहिए। तो एक तो वो मेरे हमेशा दिमाग में रहता है। दूसरा, वो बोलते थे कि कभी भी किसी के बारे में गलत मत बोलो, तो हमेशा सबके बारे में अच्छा ही बोलो। तो राजनीति में होता उल्टा ही है, राजनीति में सब लोग जो है बहुत ही खराब बोलते हैं। तीसरा, वो बोलते थे कि वो अपना नेकी कर कुएं में डाल। तो अपना किसी के लिए काम करते रहिए, मगर उसको याद मत रखिए कि आपने किसी के लिए कुछ किया है। बस आपका काम ही ये है कि आपको वो काम करना है। काम करिए, भूल जाइए, काम करिए, भूल जाइए। वो ये क्यों हेल्प करता है आपको कि जब आप काम कर देते हो और याद रखते हैं तो फिर आपको बहुत दुख होती है। बहुत दुख होता है कि सामने वाला थैंक यू नहीं बोला, सामने वाले ने जो है कुछ वो मिलने नहीं आया कि मेरा काम हो गया। तो आप काम करिए, खत्म। तो ये बहुत सारी उनकी बातें हैं जो मुझे हमेशा याद रहती हैं। और जाते जाते
one sandesh to all our viewers of the journey, it could be our audience internationally or the ones in India that look up to you as a young parliamentarian and seek inspiration from you. मेरा एक ही है कि हमें जो अपना ईश्वर ने ये शरीर दिया है, ये आपकी सबसे बड़ी एसेट है। तो आप कुछ भी करिए, मगर जब तक आप अपने इस वाले इंजन को ठीक नहीं करेंगे, सुबह 2 घंटा इसके ऊपर लगाइए जब आपको टाइम मिले, अच्छा खाइए, कम खाइए, अपने शरीर को ठीक रखिए। तो ये आपका शरीर ठीक रहेगा तो इस मतलब यही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। मैं देखता हूँ कि एक बार मैं अपना स्वामी रामदेव जी के साथ में बैठ के नाश्ता कर रहा था, वो इतना सारा मक्खन खा रहे थे। तो मैंने कहा आप इतना सारा मक्खन खा रहे हैं? कह रहे क्योंकि मैंने अभी 3 घंटा बहुत अपना पसीने निकाले। तो मैंने कहा आप तो नहीं बोलते लोगों को खाने के लिए। तो वो बोले कि मैं बोलूंगा तो लोग 3 घंटा पसीने तो निकालेंगे नहीं, वो इतना मक्खन खा लेंगे, खाएंगे और उल्टा हो जाएगा। तो आप खाइए, मगर आपको उसका अपना कैलोरी भी अपना निकालना पड़ेगा। तो अपने शरीर को तंग करिए। मैं बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी हूँ, तो मैं मेरे अपना बॉडी से बात करता हूँ, मैं मेरे शरीर से बात करता हूँ। जब मैं रात को सोता हूँ तो इसको धन्यवाद बोलता हूँ कि तुमने बहुत काम किया। मेरे पैरों को धन्यवाद बोलता हूँ कि आप अपना चलते रहे। मेरे दिल को बोलता हूँ तू पूरा दिन धड़कता रहा, तो कल सुबह मिलते हैं। ऐसा नहीं कि रात को ही अपना छोड़ जाए। तो हमारा शरीर ही सब कुछ है। तो मैं समझता हूँ कि मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि अपने आप को फिट रखिए बस, तो आप हर काम को कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको परवेश जी। थैंक यू। So that was the young dynamic member of parliament from West Delhi, Parvesh Singh Verma. His tip to be fit in body, mind and soul, and then you can be an excellent parliamentarian. As somebody who hails from a legacy, he has proved that he can connect with his people, keep his people happy and be a parliamentarian that expresses that this journey has been a learning one, has been one where he has been able to contribute to his constituency and the country. Next week, we will meet with one more parliamentarian and hear about his or her journey. Until then, please do give me a sign off. Dhanyavad. This is Shaina NC signing off.